डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर जो 9 है बायोमोलिक्यूल्स उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। और जो ये पार्ट है वो स्टार्टिंग रहेंगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, और साथ में हम देखेंगे शरीर के अंदर जो अलग अलग रिएक्शन होती हैं जिनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और रिएक्शन कैसे होती हैं, और जो हमारा शरीर है उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए बहुत सारा जो डायनामिसिटी है, बहुत सारे चेंजेस हैं शरीर के अंदर चलते रहते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और साथ में इंजाइम्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इंजाइम का एक्शन वो कैसे काम करते हैं, कौन से फैक्टर हैं इंजाइम एक्शन को प्रभावित करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे इंजाइम किस किस चीज़ से मिलके बना है और इंजाइम की क्लासिफिकेशन। तो वो इस पार्ट का मेन पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है वो रहेगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उससे स्टार्टिंग करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये thousands of organic compound having identifiable functions। तो हजारों टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं वो होते हैं। आइडेंटिफिएबल का मतलब अलग अलग हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन से ये काम करते हैं। प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड एंड शुगर। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है शरीर के अंदर जो भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो भी अलग अलग काम करते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, शुगर फॉर्मेशन है, तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो जो हमारे अलग टाइप के जो कंपाउंड हैं जो पहले हमने देखे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, उनको छोड़ के जो हजारों प्रकार के जो कंपाउंड उनसे अलग पाए जाते हैं तो उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला जाता है। जैसे एल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, रबड़ हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कलर्ड पिगमेंट हैं, सेंट्स हैं, गम्स, स्पाइसेस। तो जितने भी हम प्लांट से अलग अलग जो सब्सटेंस प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्राप्त करते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड रोल और फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म जिनसे हम इनको निकालते हैं तो उनके अंदर इनका फंक्शन है अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि क्यों बनते हैं ये, इसलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला जाता है। प्राइमरी मतलब इनके बगैर काम नहीं चलेगा, ये कई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, प्रोसेस उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। उनमें से कई जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं हम ह्यूमंस हैं उनका काफ़ी यूज करते हैं, जैसे रबड़ है, ड्रग्स हैं, स्पाइसेस जो मसाले हैं, सेंट्स हैं परफ्यूम टाइप में, और जो पिगमेंट्स हैं, रंग हैं, डाई वगैरह जो यूज की जाती हैं अलग अलग चीज़ों को रंगने वगैरह में, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही होती हैं। तो पिक से थोड़ी क्लियरिटी ले सकते हैं। प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या होते हैं? जो अलग अलग जो इंजाइम एक्शन वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमने अलग अलग पॉलीपेप्टाइड या फिर जो पॉलीसैकेराइड्स वगैरह देखे हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये कार्बन चेन है, जो ये जिग जैग लाइन शो कर रहा है वो कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है? बेंजीन रिंग। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जैसे कैप्सूल वगैरह है, मेडिसिन हैं, टोमेटो है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो अदरक है, और अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स से अलग अलग हम प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, और जिनका फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म है उस प्लांट में आज तक नहीं समझ में आया कि किस चीज़ के लिए बनते हैं, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मेटाबोलाइट्स मतलब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म एंड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। मेटाबॉलिज्म क्या होती है और हमारे शरीर में जो चेंजेबल फॉर्म चलती रहती है, अलग अलग कंपोजिशन, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है, तो वो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू वन अनदर। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं शरीर में, जितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो लगातार एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते रहते हैं। आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर्स, और साथ में कुछ एक फॉर्म दूसरे में बदल जाती है, और जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन है मॉलिक्यूल्स का वो हम देख सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू ए अमाइन। तो यदि अमाइनो एसिड में से CO2 निकल जाती है तो अमाइन रह जाता है। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस। यदि न्यूक्लियोटाइड बेस में से हम अमाइनो ग्रुप हटा देते हैं तो एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है। यदि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं? सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। ये अलग अलग रिएक्शंस जब आपस में लिंक होती हैं,
एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट बन के आगे नया प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो प्रोडक्ट आगे रिएक्टेंट बन के कोई नई चीज़ बनाता है, जिसमें ब्रेकिंग और मेकिंग चलता रहता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का कोई भी कंपाउंड बनेगा, फिर टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, तो ये रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती हैं। थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये रिएक्शन क्या होती हैं, लगातार होती रहती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि किसी भी सिटी के अंदर, शहर के अंदर हम जो ऑटोमोबाइल का ट्रैफिक देखते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह हैं सड़क पे वो जा रहे होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, किसी डायरेक्शन में। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक ट्रैफिक है वो चलता रहता है। कैन बी लीनियर, सर्कुलर, और जो ये मेटाबॉलिक पाथवे हैं, एक रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, उसके बाद अगली रिएक्शन, तो ये लीनियर भी हो सकते हैं। एक मतलब जैसे जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो एक स्टेप के बाद अगला स्टेप चलता रहता है। सर्कुलर भी हो सकते हैं। सर्कुलर का मतलब एक सर्कल टाइप में जो साइकिल होते हैं, कैल्विन साइकिल वगैरह, जो हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर्स में ही। एंड क्रीस क्रॉस का मतलब है एक जो पाथवे है दूसरे को क्रॉस कर रहा है बीच में। एंड ईच अदर एज ए ट्रैफिक जंक्शन, और साथ में जो ये ट्रैफिक जंक्शन का है वो काम करते हैं। ट्रैफिक जंक्शन मतलब जब एक पाथवे दूसरे को कहीं ना कहीं से क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे बीच में जो इंटरकनेक्शन है तो वो एक जंक्शन का काम करता है। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, ये क्या चीज़ होती है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे विद डेफिनेट रेट डायरेक्शंस लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। तो जो अलग अलग जो मेटाबोलाइट्स हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो चलते हैं एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में, और उनका एक डेफिनेट रेट होता है, एक डेफिनेट स्पीड से वो चलते हैं, और एक डायरेक्शन उनकी स्पेसिफिक होती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है, उसमें अलग अलग डायरेक्शन में जो व्हीकल चल रहे होते हैं, उसी केस में जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और एक स्पेसिफिक पाथ में वो चलते हैं। एवरी केमिकल रिएक्शन इन ए कैटालाइज्ड रिएक्शन, even CO2 dissolving in water, a physical process is catalyzed reaction in a living system। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कैटालाइज की जाती हैं। कैटालाइज मतलब उनकी जो रिएक्शन रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट किया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो। तो वो इंजाइम के द्वारा ही कैटालाइज की जाती है। इंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन कैटालिस्ट होते हैं, जो कि हैसन का मतलब है स्पीड अप कर देते हैं रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन। जैसे CO2 वाटर में घुलेगी, कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन यदि ये आराम आराम से अपने आप हो तो काफ़ी टाइम ले लेती है, जबकि एंजाइम की प्रेजेंस में होती है जो कार्बोक्सी हाइड जो एक एंजाइम हम आगे पढ़ेंगे तो उस एंजाइम की मदद से होती है, तो बड़ी स्पीड में ये रिएक्शन होती हैं। तो इस पिक से हम आइडिया ले सकते हैं कि इस प्रकार से अलग अलग जो ऑर्गन हैं, जो बॉडी सिस्टम है, उनके अंदर जैसे हार्ट सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है, डायनेमिक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो पिक है, मूवेबल पिक है। उसके बाद जैसे सांस लेते हैं तो उसके अंदर हार्ट है, उस जो लंग्स हैं उसके अंदर एयर आती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में जब भी कोई खाना खाया जाता है तो उसमें अलग अलग स्टमक है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन वगैरह होता है इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो हार्ट की अलग अलग जो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वो हैं, और जिसके अंदर जो हार्ट है वो पूरे शरीर में जो ब्लड सप्लाई है वो करता है। तो डायनामिक स्टेट ही होती है जो चेंजेबल फॉर्म होती है। उसके बाद है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किन किन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ता है, क्या उनका मेटाबॉलिक आधार है। तो बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक में क्या रहता है, मेटाबॉलिक पाथवे विच लीड टू फॉर्म ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जब सिंपल स्ट्रक्चर मिलके काफ़ी सारी जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक या मतलब दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट मिलके एक जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिसमें एनर्जी कंजप्शन होती है। जैसे एसिटिक एसिड है वो मिलके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये बायोसिंथेटिक मतलब सिंथेसिस हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, उनको बोलते हैं। या फिर एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन होना किसी भी चीज़ का, नया बनना, कम्बिनेशन टाइप में बनना, उसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथ में क्या होता है इसका उल्टा, जिसके अंदर सिंपलर जो स्ट्रक्चर है वो बनती है किससे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप में हम समझ सकते हैं, जिसमें एक जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा एक जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी और उसमें से बाहर निकलती है। जैसे ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड
बनाता है अपनी मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, 10 स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के जो एटीपी हैं वो निकलते रहते हैं एनर्जी की फॉर्म में। एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी क्या चीज़ है ये, जो हम एटीपी की बात चलिए तो वो क्या चीज़ है, एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन, ट्रैप्ड और स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो ये एनर्जी निकलती है कैटाबॉलिक पाथवे में, डिग्रेडेशन का मतलब टूटने से, कोई भी सब्सटेंस के टूटने से जो एनर्जी निकलती है तो उसको ट्रैप किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको पकड़ के स्टोर करेंगे किसके अंदर, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। और एंड व्हेन नीडेड, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो यूटिलाइज की जाती है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, किसी भी जगह पे जब यूज किया जाता है जो एनर्जी है, हम जैसे यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी, तो उसमें इन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। और हो सकता है ऑस्मोटिक या मैकेनिकल वर्क वगैरह है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रखना है शरीर में, अलग अलग जो आयन बैलेंस है, या फिर मैकेनिकल वर्क है, कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें इसी एटीपी का हम यूज करते हैं। उसके बाद है लिविंग स्टेट, जीवित अवस्था। लिविंग स्टेट क्या है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, कोई भी काम करने के लिए एक नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो भी रिएक्शन होती है, तो जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे जो रेट है वो इक्वल नहीं रहेगा, दोनों साइड में जो रिएक्शन है होती दोनों साइड में रहेंगी, लेकिन एक साइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होता है, दूसरे में स्लो होता है, तो उसको नॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेडी का मतलब लगातार एक जैसी बनी रहती है जो स्टेट होती हैं। कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम व्हिच इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, शरीर के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं टाइम टू टाइम एनर्जी दे के रिएक्शंस को, ताकि वो इक्विलिब्रियम में ना आए। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सो लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म्स आर साइनोनियम्स। तो जो मेटाबॉलिज्म्स हैं वो भी क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इस एनर्जी को प्रयोग करके इक्विलिब्रियम से बचा जाता है, और जिसकी वजह से लिविंग स्टेट है, जीवित अवस्था है, वो इसी को बोलते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म होती रहती हैं। इसलिए लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म को साइनोनियम भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही अर्थ के दो शब्द हैं, ये समानार्थक शब्द बोलते हैं जिसको। विदाउट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बगैर कोई भी लिविंग स्टेट है वो नहीं मिल सकती, मतलब कोई भी शरीर है वो जीवित नहीं मिलेगा। बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जिस्ट इन ए स्टेडी स्टेट, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जो लिविंग सिस्टम है, वो हमेशा एक स्टेडी स्टेट मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जो कि लगातार मतलब कुछ ना कुछ फंक्शनिंग उसके अंदर होती रहेंगी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और इनके अंदर क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी मेटाबोलाइट्स का। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम एज दे वर्क कंटिन्यूसली, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लगातार काम करता रहता है, बाहर से यदि नहीं काम करे तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है वो चलती रहती हैं, जिसकी वजह से उसको इक्विलिब्रियम में पहुंचने से रोका जाता है। Tens and thousands of metabolites or biomolecules are present at concentration characteristics of each of them। तो सैकड़ों से लेके मतलब और हजारों तक मेटाबोलाइट्स हैं, जो हंड्रेड्स या फिर टेंस, जो मतलब दसों से लेके काफ़ी सारी संख्या में मेटाबोलाइट्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है ब्लड कंसंट्रेशन है जो ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर पाया जाता है नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल में, वो 4.2 मिलीमोल पर लीटर पाया जाता है। मिलीमोल पर लीटर एक कंसंट्रेशन मापने की एक यूनिट है, मोल पर लीटर जैसे मोलैरिटी हम मापते हैं। 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है, इतना पाया जाता है। व्हाइल दैट ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर में पाया जाता है, उनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। नैनोग्राम्स का मतलब है बहुत ही कम, 10⁻⁻⁹ और मिलीलीटर में चली जाती है उनकी, जो मापने का तरीका भी है, क्योंकि लीटर में तो उनकी वैल्यू और भी बहुत कम मिलेगी। तो हार्मोन्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन अलग पाई जाती है, तो इन कंसंट्रेशन को अलग अलग बना के रखना ही लिविंग स्टेट का एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद है इंजाइम्स। इंजाइम क्या है, जो बायो कैटलिस्ट हैं, और ये हम पिक से देख सकते हैं। वैसे पहले इसके बारे में आइडिया लेते हैं क्या चीज़ होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे जो इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। व्हाइल सम आर न्यूक्लिक एसिड, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, जैसे राइबोजाइम होता है वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए उसके अंदर पाया जाता है।
हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में भी वो पाया जा सकता है। जो हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ी है अलग अलग मॉडिफिकेशन में पाया जा सकता है। इसकी एक एक्टिव साइट होती है, सर्विक्सिस मतलब कुछ पॉकेट, कुछ खाली जगह, कुछ जो खांचे बने होते हैं, मेड अप ऑफ बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन के बैकबोन से ही बने होते हैं ये, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू कलर है जो ये इस पे जो एक सर्विक्सिस जो बना हुआ है, जहाँ पे आके जो सबस्ट्रेट है वो आके चिपकता है, ये सबस्ट्रेट आके चिपक रहा है इस पे, तो उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। यहाँ पे हम एंजाइम की ये एक्टिव साइट है वो बोल सकते हैं। विच फोल्ड अपॉन इट सेल्फ, जो इसी के मतलब जो प्रोटीन चेन है अपने आप फोल्ड वगैरह होके, चेन क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रिस क्रॉस काट कूट के जो इट सेल्फ है इनटू ए सबस्ट्रेट फिट, और ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है कोई भी रिएक्टेंट है वो आके फिट बैठता है। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कैटालिस्ट, उनसे जो एंजाइम है वो अलग होते हैं। किस मायने में अलग होते हैं? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर, जो हम नॉर्मल रिएक्शन में शरीर से बाहर जितनी भी रिएक्शन उनमें कैटालिस्ट यूज करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्टली काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं और हाई प्रेशर पे। लेकिन जो शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और एक नॉर्मल प्रेशर पे ही अच्छा काम कर पाते हैं, जिस वजह से जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 जैसे ह्यूमन में मेंटेन करके रखा जाता है। उसका रीज़न यही है एंजाइम, ताकि अपना अच्छे ढंग से काम कर पाएँ। एक्सेप्शन क्या रहता है? एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन थर्मल स्टेबिलिटी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे रहते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनसे यदि हम एंजाइम निकालते हैं तो उनके एंजाइम हैं हायर टेम्परेचर पे भी अच्छा काम करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से जो एंजाइम का एक्शन है वो देख सकते हैं। जो एंजाइम है उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है और वो अलग हो जाता है। तो एंजाइम का काम यही होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जबकि यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है अलग अलग जो सबस्ट्रेट हैं, जैसे स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो अलग अलग जो सबस्ट्रेट आएंगे एंजाइम के पास, जैसे अलग अलग सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 आया है, और ये दोनों आके अलग अलग जो एक्टिव साइट है उसमें आके फिट बैठेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो की जाएगी, और जो एंड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एंजाइम है दोनों टाइप के काम कर सकते हैं, ये एनाबोलिज्म भी करवाते हैं और कैटाबोलिज्म भी। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो रिएक्शन में पढ़ते हैं कि पुराने बॉन्ड है वो टूटते हैं जबकि नए बॉन्ड वो बनते हैं। जैसे सिंपल एक जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बनाता है। तो इसमें क्या है, बैरियम हाइड्रोक्साइड के जो बीच में जो बॉन्ड थे वो टूट जाते हैं, और बैरियम किसके साथ बॉन्ड बनाता है? सल्फेट के साथ। और इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन सल्फेट है इसके अंदर सल्फेट अलग चला जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और जो इसमें से हाइड्रोक्साइड अलग हुआ था वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल है वो बनाता है। तो ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एक साइड में प्रोडक्ट होते हैं, बीच में एरो से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, और जब स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी की वजह से उसको तोड़ते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो वो एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऊपर वाली ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जो शरीर से बाहर नॉर्मली हम एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो रेट क्या होता है? स्पीड, मतलब कितना जो प्रोडक्ट है वो बनता जा रहा है किससे? रिएक्टेंट से। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है, जो केमिस्ट्री में एक यूनिट आती है 12th क्लास में ही, 12th क्लास में। उसके बाद रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, डायरेक्शन का मतलब है ये कन्फर्म होना चाहिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो उस बेस पे यदि रेट पता है तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है, और इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। और ये किससे प्रभावित होता है? जो रेट है वो टेम्परेचर से प्रभावित हो सकता है, और कुछ अदर फैक्टर्स हैं वो भी इसको प्रभावित कर सकते हैं। रूल्स ऑफ थंब, थंब का रूल क्या बोलता है? रेट डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। जो रेट है वो
डबल हो जाता है या फिर आधा रह जाता है यदि हम टेम्परेचर में 10 डिग्री का चेंज करते हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं 10 डिग्री तो रेट है वो डबल हो जाता है। यदि टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो वो जो रेट है, स्पीड है, वो आधी रह जाती है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है रेट ऑफ रिएक्शन पे। कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई कैटालिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन बहुत आराम आराम से चलती हैं। जबकि कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं वो रिएक्शन बहुत स्पीड से चलती हैं। एग्जाम्पल इन अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, एंजाइम की अब्सेंस में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि वाटर के अंदर जो CO2 है उसके डिजोल्व में मदद करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो उसके एब्सेंस में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, कार्बोनिक एसिड के। जब H2O और CO2 के बीच में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि यदि यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में करवाई जाए तो मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं हर सेकंड। 1 सेकंड में 6 लाख, कहाँ पे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, कहाँ पे 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। जिसकी वजह से हम इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम है वो पता लगा सकते हैं कितनी होती है कि वो 10 मिलियन टाइम्स जो रिएक्शन रेट है उसको बढ़ा देते हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा कर देते हैं रिएक्शन की। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन ईच स्टेप इज कैटालाइज। यदि एक से ज़्यादा स्टेप किसी रिएक्शन में प्रेजेंट हैं, जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, तो ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आगे के जो चैप्टर हैं उनमें पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। और ये जो 10 स्टेप हैं, हर एक स्टेप पे एक अलग एंजाइम है वो अपना रोल प्ले करता है। अलग अलग एंजाइम के द्वारा एक रिएक्शन है वो कंप्लीट की जाती है अलग अलग स्टेप्स में। और जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो इसमें C3H4O3 और H2O जो बनता है, तो यही रिएक्शन है जो कि हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। C3H4O3 ये पायरुविक एसिड, ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और वाटर इसमें से बाहर निकल जाता है। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ये, ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदलता है। यहाँ पे एक सिंगल एरो है लेकिन ये एरो 10 रिएक्शन से मिलकर बना हुआ है और हर एक स्टेप पे एक अलग एंजाइम है वो उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, मतलब इस रिएक्शन को स्पीड को फास्ट करता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे काम करता है जो एंजाइम है। एंजाइम कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट, एक जो भी रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को इसने इसकी रेट को बढ़ाना है तो उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री में। और ये बायोकेमिस्ट्री का ही एक लेक्चर है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों चलती हैं। तो सबस्ट्रेट है वो उसको बदलता है प्रोडक्ट के अंदर जो एंजाइम है, मतलब एस से पी बनाता है। सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड एंजाइम एंड डिफ्यूज ऑनवर्ड ऑन इट्स एक्टिव साइट। जैसे हमने देखा था एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है और सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके चिपकता है विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और ए पॉकेट। एक जो स्ट्रक्चर होती है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आके जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ई का मतलब एंजाइम है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिस्ट फिनोमिना। जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट ये बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए बनता है। ड्यूरिंग दिस ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट की वो बनती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनी हुई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या होती है, अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेंगे बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट, जो स्टेबल प्रोडक्ट था, सबस्ट्रेट था जो शुरुआत में हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया था, और जो प्रोडक्ट है उसके बीच में एक इंटरकनेक्शन का काम करती है ये जो अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट है या फिर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्टिव साइट आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कंप्लीटेड। जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है जो भी उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड मेकिंग बनना होता है। जैसे हमने एंजाइम के केस में जब देखा था, एक साइड में जो बॉन्ड मेकिंग हो रहा था, एक साइड में बॉन्ड ब्रेकिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर में बदल जाती है। तो डायग्राम से और अच्छा व्यू हम ले सकते हैं। एक लोक एंड की हाइपोथेसिस होती है, जो एक्टिव साइट होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। जैसे कि जो चाबी है हर एक लॉक की स्पेसिफिक मिलेगी, तो जो चाबी पे जो एक डिजाइन सा बना हुआ है ये
रिएक्टिव साइट को रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट की, और जबकि जो एंजाइम है उसको लॉग के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके ऊपर जो भी एक स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट है वो बड़ी स्पेसिफिक सी होती हैं, और जब ये बिल्कुल बाइंडिंग होती है, जब बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं ये जो की है, तभी जाके लॉक ओपन होता है। कहने का मतलब है जो एंजाइम है वो अपना काम कर पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद जो एंजाइम है वो इसके प्रोडक्ट बना के अलग कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और जो मूवेबल पिक से डायग्राम से जिप से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम पे सबस्ट्रेट आया और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ, उसके बाद इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है वाटर की प्रेजेंस में। जो हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं वाटर की प्रेजेंस में, जो सुक्रोज है, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस जैसे एग्जांपल देखा था, उसमें वाटर आएगा और जो एंजाइम है इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और जिसकी वजह से जो अलग अलग जो यूनिट्स हैं, डाइसैकराइड्स हैं, ये जो ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है, वो इसमें अलग हो जाते हैं। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में ही एक ग्राफ है, सोज प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ग्राफ में हमको क्या पता लगता है, जो रिएक्शन है किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, कैसे वो आगे बढ़ती जा रही है, उसमें सबस्ट्रेट है, फिर ट्रांजिशन स्टेट है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट है, वो देखेंगे। एक्जोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये दोनों फॉर्म में देखने को मिल सकती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का बोलेंगे मतलब जिसमें से हीट निकल रही है बाहर, वो अपने आप रिएक्शन हो सकती है, जिसमें प्रोडक्ट है वो ग्राफ में लोअर रहता है, और जबकि जो सबस्ट्रेट है वो हायर लेवल पे रहता है। तो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है, लेवल मतलब एनर्जी के हिसाब से इनका लेवल है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सबस्ट्रेट है ऊपर वाले का जस्ट उल्टा मिलेगा, जो सबस्ट्रेट है वो नीचे लेवल पे मिलेगा और जो प्रोडक्ट है वो हायर लेवल पे है। तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको एनर्जी वो बाहर से देनी पड़ती है, इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी का किस किस के बीच में, जो सबस्ट्रेट है और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बीच में। मतलब एक बार ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी सबस्ट्रेट चला जाता है तो वो प्रोडक्ट में बदलता ही है, तो बिल्कुल हायर एनर्जी होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन, तो एंजाइम कैसे रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, इस जो एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर का काम करती है, जो उस बैरियर को ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में मोर इजीली कन्वर्ट हो सकता है, आसानी से बदल सकता है। ग्राफ में ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगी ये चीज़। जैसे कि ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, एक एक्जोथर्मिक का है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें हमने सबस्ट्रेट को उस एनर्जी तक लेके जाना पड़ता है यदि हम उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस लेवल पे एक ट्रांजिशन स्टेट रहती है। और एंजाइम इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं, ये जो रेड लाइन है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, जिसमें जो सबस्ट्रेट है उसको ज़्यादा हायर बैरियर है जो उसको क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट है वो आसानी से प्रोडक्ट के अंदर है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है, मतलब टाइम है ये, और ये एनर्जी का एक लेवल है, अलग अलग लेवल पे जो एनर्जी है वो शो की गई है सबस्ट्रेट की और रिएक्टेंट की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंजाइमिक एक्शन का। उसके बाद नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम काम करता है, उसकी नेचर क्या रहती है। तो इसमें जो एंजाइम ई हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट टू फॉर्म ए शॉर्ट लिव्ड हाईली, ये बातें हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ से एक जो रिवाइज कर सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो बनाएंगे, और जो ई एस है वो डिसोसिएट टू इनटू प्रोडक्ट, और जैसे ही ई एस है बना है वो डिसोसिएट वो प्रोडक्ट में टूट जाता है। और अनचेंज्ड एंजाइम, जो एंजाइम है जिसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, वो विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और साथ में यहाँ पे एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट और अनचेंज्ड एंजाइम है वो अलग हो जाते हैं। जैसे ई प्लस में ऐसा है एंजाइम सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद फिर एंजाइम और प्रोडक्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइट, तो वही बात है कि एक्टिव साइट में आके फिट होएगा सबस्ट्रेट है, और उसके बाद सबस्ट्रेट है वो एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम को थोड़ी बहुत शेप चेंज करने के लिए कहेगा, मतलब इंड्यूस का मतलब कोई भी काम करवाना, फिटिंग मोर टाइटली, और जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो और अच्छे ढंग से टाइटली पैक हो जाता है जो एक्टिव साइट है उसके अंदर। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम,
एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है अब वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाती है किसके, सबस्ट्रेट के, और उसके जो केमिकल बॉन्ड वगैरह हैं सबस्ट्रेट के वो तोड़ेंगे और जो नए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो बन जाता है वहाँ पे। जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और जो फ्री एंजाइम है अब दोबारा से किसी भी अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे रेडी रहता है और वो किसी भी कैटालिटिक साइकिल में अलग से फिर वो जा सकता है। उसके बाद फैक्टर कौन से जो एंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड पीएच। तो एंजाइम एक्शन एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच में काम करते हैं, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर रेंज होती है जैसे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, और इसी प्रकार से पीएच जो एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन है, एक न्यूट्रल कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं जो एंजाइम्स हैं। हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे या पीएच पे वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबो ऑप्टिमम वैल्यू, और इस एक लेवल से यदि हम नीचे लेके आते हैं टेम्परेचर या फिर पीएच को, या फिर ऊपर लेके जाते हैं तो उससे जो एंजाइम की एक्टिविटी वो कम हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटी को बरकरार नहीं रख पाता। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स एंजाइम्स इन ए टेम्परली इनएक्टिव स्टेट। तो यदि हम टेम्परेचर को काफ़ी कम कर देते हैं तो उससे एक्टिविटी कम कैसे हो जाती है, उसमें जो एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। लेकिन यदि टेम्परेचर हमने हाई कर दिया जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो काम करने के लायक रहता नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन का बना होता है एंजाइम, और प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो डीनेचर्ड फॉर्म में चला जाता है। जैसे एग बॉइलिंग होती है तो एग के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो डीनेचर्ड स्टेट होती है प्रोटीन की। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करती है एंजाइम एक्शन को। वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन राइजेज एट फर्स्ट विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे शुरुआत में तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ती रहेगी, जो वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू के पास जाके रुक जाती है जिसको वी मैक्स बोलते हैं, क्योंकि जितने एंजाइम थे हमारे पास वो सारे के सारे जो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं वो सारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ अटैच हो जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि एंजाइम कम है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते रहेंगे, जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम हमारे कम रह जाते हैं। आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब है जितने एंजाइम थे वो सारे काम पे लगे हुए हैं, नो फ्री एंजाइम, कोई भी फ्री एंजाइम वो बचता नहीं है जो कि एडिशनल सबस्ट्रेट जो हम बाहर से डाल रहे हैं उसके साथ वो रिएक्ट कर सके, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो वेलोसिटी है वो एक लेवल पे जाके रुक जाती है। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, यदि कोई रिएक्शन को रोकने वाला है, एंजाइम को डैमेज करने वाला है तो वो भी एंजाइमेटिक एक्शन उसको स्लो कर सकता है। केमिकल विच ऑन बाइंडिंग ऑन एक्टिव साइट सट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो कुछ केमिकल होते हैं जब वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने से रोकते हैं, वहाँ पे चिपकने से रोकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी वो बंद हो जाती है। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, वो इनहिबिटर जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के जैसे, मतलब जो उनकी एक्टिव और रिएक्टिव साइट हमने पढ़ी थी तो उनकी रिएक्टिव साइट बिल्कुल फिट बैठ जाती है एंजाइम के साथ और वो सबस्ट्रेट को फिर बाइंड होने से रोकते हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर उनकी सबस्ट्रेट जैसी होती है, ड्यू टू विच इनहिबिटर कम्पीट्स, मतलब वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है और कंपटीशन में जो जीतेगा वही एंजाइम के साथ जाके चिपकेगा, और एंजाइम फिर वो अच्छे ढंग से अपनी जो एक्टिविटी है वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे इनहिबिशन ऑफ सस्यूनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट सुसिनेट इन स्ट्रक्चर। तो सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज है जो सुसिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम होता है जो कि सुसिनेट को एक सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है, लेकिन जो मेलोनेट है जब ये सुसिनेट की जगह पे आके चिपक जाता है तो जो ये एंजाइम है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सच कम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, तो जो हमारे शरीर में बैक्टीरियल डिजीज होती हैं तो वो भी एंजाइम एक्टिविटी के बेस पे ही काम करते हैं। तो हम ऐसे बाहर से ऐसे सब्सटेंस छोड़ देते हैं जो बैक्टीरियल जो उनकी मोइटी है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसी जैसे रिजेंबल करते हैं, और जिसकी वजह से एंजाइम के ऊपर जो जो हमारे सेल के ऊपर जो अलग अलग रिसेप्टर्स हैं उनकी भी एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक्टिव साइट बोल सकते हैं। उस पर जाके जो बैक्टीरिया की जगह पे वो जो सब्सटेंस हमने बाहर से छोड़ दिए हैं वो चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को उनके ऊपर अटैच होने से रोकते हैं और बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोका जा सकता है। तो यहाँ से हम फैक्टर हैं अलग अलग देख सकते हैं।
जैसे टेम्परेचर है, वाटर भी इफेक्ट करता है, पीएच है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, इंजाइम कैसा हम यूज कर रहे हैं, इनहिबिटर्स कैसे हैं, एंड प्रोडक्ट कैसा बन रहे हैं, एक्टिवेटर है या नहीं। एक्टिवेटर का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, और रेडिएशंस हैं वो भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी को बड़ा ही इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर और इंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे पीएच और इंजाइम एक्टिविटी देख सकते हैं। एक जगह पे जो पीक है बिल्कुल हाइट पे चले जा रही है एक्टिविटी की, और उसके नीचे और उसके ऊपर भी जो एक्टिविटी है वो कम है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है, इसको ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। पीएच मतलब अलग अलग है, 2, 4, 6 ये पीएच लेवल होते हैं। और जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इंजाइम एक्टिविटी फास्ट होती रहेगी, लेकिन एक लेवल पे जाके वी मैक्स ये अटेन कर लेती है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, एंजाइम को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से कैसे हम समझ सकते हैं। इसको 6 क्लास में बांटा गया है विद 4 to 13 सब क्लासेज, और हर एक क्लास की 4 से लेकर 13 सब क्लासेज हो सकते हैं, लेकिन हमने तो मेन 6 क्लास ही पढ़नी है, और इनके जो नाम है वो 4 डिजिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम वो होते हैं जो कि किसको कैटालाइज करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, उनको ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। जैसे कि एक एस है सबस्ट्रेट, एक एस डैश सबस्ट्रेट है, ये रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो जो इंजाइम है वो क्या कर देगा, जो रिड्यूस्ड था उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर देता है। दूसरी जो क्लास है वो ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी भी ग्रुप को, जो जी ग्रुप है उसको किसी भी अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास भेजते हैं। जैसे एस और जी, एस के पास जी लगा हुआ था, लेकिन एस डैश के पास चला जाता है जी इंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या करते हैं, इंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक, सी सी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं, पी फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी की प्रेजेंस में एस्टर को एथर ईथर को इनको तोड़ने का काम करते हैं, इनसे अलग अलग जो कंपाउंड है वो बनाते हैं। लाइएज क्या करते हैं, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा मैकेनिज्म को यूज करके ये कुछ ग्रुप हैं सबस्ट्रेट से, उसको हटाने का काम करते हैं। उसके बाद हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करते हैं, इसमें वो सारे एंजाइम आ जाते हैं जो इंटर कन्वर्जन करते हैं किसका, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल पोजीशन। ये आइसोमर्स केमिस्ट्री में आते हैं, जिनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर इनकी अलग अलग हो सकती है, और स्ट्रक्चर वो ऑप्टिकली भी हो सकती हैं। ऑप्टिकली लाइट को किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, डेक्सो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। जियोमेट्री का मतलब सीस और ट्रांस जो फॉर्म होती हैं, और पोजिशनल आइसोमर्स मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप उनकी पोजिशन अलग अलग होती हैं, तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर को बदलने का काम करते हैं, वो होते हैं आइसोमरेज। उसके बाद लाइगेज। लाइगेज क्या करते हैं, कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंडों को जोड़ने का काम करेंगे ये। और इंजाइम्स विच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फास्फोरस ऑक्सीजन, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड लाइगेज एंजाइम। उसके बाद एक टेबल से एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, जैसे हाइड्रोलेज है, आइसोमरेज है, लाइएज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है, सिंथेटेज भी होते हैं जो सिंथेसिस करवाते हैं, ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर करवाते हैं किसका, जो भी कोई अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इनके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, ये हाइड्रोलाइज के एग्जांपल हैं। फोस्फो फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज है, डी कार्बोक्सिलेज एल्डोजेज है, लाइजेज के एग्जांपल हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज हैं। डीएनए लाइगेज है, ये सिंथेटाइज एंजाइम का एग्जांपल है। जो लाइगेज एंजाइम हमने देखा है, डीएनए पॉलीमरेज, वो भी एक लाइगेज का एग्जांपल है। तो ये लाइगेज में आता है। सिंथेटेज को लाइगेज के रूप में हमने पढ़े हैं। ट्रांसफरेज में काइनेज और ट्रांसअमाइनेज, ये एग्जांपल हम यहाँ से एक एक याद रख सकते हैं इनके। उसके बाद कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या रहते हैं, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड टू एंजाइम। तो एंजाइम वैसे तो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसके पास कुछ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस भी रहते हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कोफैक्टर बोलते हैं। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन होता है जो एंजाइम का, उसको एपो एंजाइम बोला जाता है।
3 काइंड के होते हैं कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम। जो प्रोटीनस पार्ट के साथ बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे इन प्रोक्सीडेज एंड कैटालेज, इन ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो हीम है एक सब्सटेंस है, वो प्रोक्सीडेज या फिर जो कैटालेज एंजाइम होता है उसके साथ बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल जो प्रोटीनस पार्ट है उसके साथ टाइटली बाउंड होता है, उसको हमें आसानी से अलग नहीं कर सकते। को एंजाइम क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं इसमें जो कि टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड हो जाते होते हैं और हैज एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट। और इनके पास कुछ केमिकल कंपोनेंट्स है जैसे विटामिन वगैरह वो भी होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे को एंजाइम निकोटिनामाइड एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड NADP। तो फॉस्फेट जो पी फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये NAD की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है। तो इनमें जो को एंजाइम होते हैं NADP, तो इनके अंदर जो विटामिन नाइसिन है वो लिए होते हैं ये, तो ये कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं जो विटामिन है। उसके बाद कुछ मेटल आयंस हैं, फॉर्म है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है 12th में पढ़ते हैं इसके बारे में, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जो मेटल आयन है वो अटैच होते हैं, एक्टिव साइट होती है जो एंजाइम की वहाँ पे। फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक से ज़्यादा भी कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो देखने को मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड बनता है जैसे कोवलेंट आयनिक बॉन्ड होते हैं उसी प्रकार का होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि एटम्स को जोड़ के रखता है और जिसके अंदर जो शेयरिंग होती है जैसे इलेक्ट्रॉन्स की, तो डोनेशन एक सिंगल एटम करता है और शेयरिंग दोनों के बीच में होती है, उसी से बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जाम्पल है जैसे जिंक एक कोफैक्टर का काम करता है किसके अंदर? जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है डी, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके अंदर जिंक एक कोफैक्टर का काम करेगा, एक मेटल आयन है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम। यदि हम एंजाइम से कोफैक्टर को हटा देते हैं, जो अलग अलग कोफैक्टर हैं, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम इनका इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं कि कोफैक्टर के बगैर, हालांकि प्रोटीनस पार्ट है इसके पास, लेकिन कोफैक्टर के बगैर जो एंजाइम है वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो एंजाइम क्या रहते हैं? एपो एंजाइम होता है प्रोटीनस पार्ट, इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही इसके पास को एंजाइम या फिर कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीनस पोर्शन है, वो आके अटैच होता है, तभी जाके ये होल एंजाइम एक्टिव होता है, जिसको होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम में कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है। उसके बाद जो एंजाइम है इसके हम अलग अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे सिंपल एंजाइम होते हैं जो मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेपाइन। पेप्सिन ट्रिप्सिन जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। कुछ कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं, इन्हीं को होलो एंजाइम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन तो लिए होते हैं लेकिन साथ में नॉन प्रोटीनस पार्ट है वो भी लिया होता है, जिसको कोफैक्टर हम को एंजाइम बोलते हैं। और इन्हीं को जब अलग अलग तोड़ते हैं तो इसमें से एक प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है एपोएंजाइम, और एक हो जाता है कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीनस पार्ट। और यही हमने पढ़े हैं। एक कोएंजाइम होता है जो लूजली अटैच्ड होता है ऑर्गेनिक पार्ट के साथ, जैसे विटामिन AMP या ADP। तो ये काफ़ी सारे हम यहाँ से एग्जांपल देख सकते हैं कोएंजाइम के। प्रोस्थेटिक ग्रुप सबसे पहले पढ़ा था जिसके अंदर टाइटली अटैच्ड होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो टाइटली अटैच्ड मिलेंगे इसके साथ प्रोटीनस पार्ट के साथ, और इनको आसानी से हम सेपरेट नहीं कर सकते। मेटल एक्टिवेटर में क्या होते हैं? कुछ लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक और मेटेलिक आयन होते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जैसे जिंक है। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं ये भी कुछ एंजाइम्स के अंदर अपने इनकी जो एक्टिविटी है उसको फास्ट करने का काम करते हैं।